आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट के डेली करंट अफेयर्स में इस वीडियो में हम लोग 20 अगस्त के टॉपिक डिस्कस करेंगे। 5 टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। अच्छा, जो लोग अभी भी पूछ रहे हैं, मैंने पहले बता दिया था कि 17 और 18 अगस्त के करंट अफेयर्स क्यों नहीं आए। देखो, 16 अगस्त को तो संडे था, संडे को तो आते ही नहीं है। 17 और 18 को ना इनसाइट की वेबसाइट ने अपडेट ही नहीं किया था। मे बी कुछ होगा वहाँ पर, समथिंग वुड बी देयर। तो दे हैव मेंशन कि 17 और 18 के वो लोग सब्सिक्वेंटली अपलोड कर देंगे। जब भी वो लोग अपलोड करेंगे मैं इस चैनल के ऊपर उनको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और इसी डेट के साथ अपलोड कर दूंगा, तो उसके आप चिंता ना करें। 20th का स्टार्ट करने से पहले एक बार 19th वाले का हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। 19th के करंट अफेयर्स में हमारे 5 टॉपिक्स थे, ठीक है। पहला था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो पीएम केयर्स फंड है उसकी ऑडिटिंग नहीं होगी। एक एनजीओ है सीपीआई नाम से, उन्होंने कहा था कि जो फंड है पीएम केयर फंड्स का, इसमें से कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए एनडीआरएफ के अंदर, जो कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने अपनी जजमेंट में बताया कि ये दोनों ही अलग टाइप के फंड्स हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने ये भी मना कर दिया कि जो नेशनल प्लान बनाने की बात थी कोविड-19 को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर एक नेशनल प्लान बनाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करें तो ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। 28 मार्च को इसे बनाया गया था। इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा जो 3 एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज़ हैं वो हैं होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था पब्लिक अकाउंट क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, एनडीआरएफ के बारे में देखा था हम लोगों ने, और आर्टिकल 266, 267 भी देखा था। सतलुज यमुना लिंक कैनाल के बारे में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से पंजाब और हरियाणा बना था 1966 के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद बात ये हुई थी कि जो सतलुज का जो पानी था वो यमुना के साथ लिंक किया जाना चाहिए, कैनाल बननी चाहिए। उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही, कितना पानी आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए। कभी पंजाब बोल रहा था कि इतना पानी हम लोग देंगे। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे 2002 में, 2006 के अंदर। एक बार पंजाब ने उनके जो ऑर्डर्स थे उनको क्वैश कर दिया था, सारे एग्रीमेंट्स को टर्मिनेट कर दिया था। फिर अब दोबारा बात चल रही है कि ये जो कैनाल वगैरह थी इस पर काम चल रहा था। ये ट्रिपैरेट एग्रीमेंट है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के रिगार्डिंग। 214 किलोमीटर लंबी ये कैनाल है। हरियाणा की डिमांड है कि इनको 3.5 मिलियन एकड़ फीट रिवर वाटर मिल जाना चाहिए, और पंजाब को कंप्लाई करना चाहिए 2002 2004 के जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे उनके साथ। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट का जो एक्ट है, इसकी की प्रोविज़न क्या है। मैंने आपको एक अमेंडमेंट बताया था, इसका जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था वहाँ पर बात ये की गई थी कि हर एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट को लेकर के कोई ट्रिब्यूनल बनाना ज़रूरी नहीं है। एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं इंडिया के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ रिवर वाटर के डिस्प्यूट्स को ही देखेगा। ये नहीं कि हर बार नया डिस्प्यूट उठ के आ रहा है उसके लिए नया ट्रिब्यूनल बनाए, क्योंकि उन ट्रिब्यूनल की अपनी प्रॉब्लम ही ख़त्म नहीं होकर देती है, ठीक है। और वाटर के बारे में बात की थी, वाटर 7 शेड्यूल के अंदर आता है, ये आता है स्टेट लिस्ट का पार्ट है ये, ठीक है। और इनके ऊपर रेगुलेशन बनाने का काम अगर इंटर स्टेट डिस्प्यूट वगैरह हो गया वो आता है हमारा एंट्री 56 के अंदर यूनियन लिस्ट में, यानी कि उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अटल रैंकिंग्स आई थी इनोवेशन अचीवमेंट्स के लिए, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया होते हैं। 6 पैरामीटर थे इसके अंदर, और इसमें 5 कैटेगरीज थी, एक्चुअली 6 थी। इस बार एक नई ऐड की गई थी जो थी कि जो विमेन की कैटेगरी ऐड की गई थी। विमेन ओनली जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको भी ऐड किया गया था। अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूट से उन्होंने टॉप किया था। सेंट्रली फंडेड के अंदर आईआईटी मद्रास में, सेंट्रली फंडेड और गवर्नमेंट के जो नॉर्मल वाले होते हैं उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में, गवर्नमेंट एंडी तीसरे वाला जो था वो था कॉलेज और इंजीनियरिंग में, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज़ में कलिंगा इंस्टीट्यूट, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के अंदर एसआर इंजीनियरिंग कॉलेज, और एक्सक्लूसिवली विमेन के अंदर अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस। डिजिटल क्वालिटी ऑफ, अरे यार बच्चों का शोर आ रहा है, बट मैं भी वीडियो रिकॉर्ड करना बंद नहीं कर सकता बिकॉज इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स था 2020 का आईटी स्पेस के लिए। इसको रिलीज़ किया था सर्फशार्क ने, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है कि किस तरीके से कंट्रीज़ की रैंकिंग की जाए ताकि इंटरनेट की अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी को मेजर किया जा सके। किस कंट्री के अंदर कितना सिक्योरिटी होता है, कितना ई गवर्नमेंट को नोटिस किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है इंटरनेट को लेकर के, सभी पैरामीटर्स का इक्वल वेटेज है। टॉप 3 के अंदर आती हैं डेनमार्क, स्वीडन और कनाडा। इजराइल के पास चीपेस्ट इंटरनेट है। टोटल कंट्रीज जितनी भी हैं उसमें से 75% के पास अभी भी जितना ग्लोबल एवरेज है इंटरनेट का वो अफोर्ड करने की पावर नहीं है, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सिंगापुर, यूके और यूएस के पास बेस्ट ई गवर्नमेंट इंडिकेटर हैं। सबसे ज़्यादा सिक्योर है यूके, फ्रांस और लिथुआनिया, मोस्टली सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट इंटरनेट क्वालिटी है सिंगापुर, स्वीडन, नीदरलैंड्स की। यूएई, स्वीडन और डेनमार्क के मोस्ट डेवलप्ड ई इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरऑल इंडिया की रैंकिंग 57 है। इंडिया की रैंक 9th है इंडिया की इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी इंडिकेटर के अंदर, और 15th है ई गवर्नमेंट के अंदर। इंडिया की रैंकिंग ऊपर नीचे बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर भी हैं। नो गो फॉरेस्ट
क्लियर्ड फॉर द कोल माइनिंग, एक रिपोर्ट बताती है कि अगर हम बात करें 2015 की, तो जो कोल माइनिंग होती है ना उसकी ऑक्शनिंग होती है, यानी कि उसकी नीलामी की जाती है कि तो 2015 में 49 में से 9 को नो गो मिल गया था। नो गो का मतलब होता है कि ये वो एरियाज़ है जहाँ पर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पर माइनिंग नहीं की जा सकती है कि 2020 के अंदर 41 ब्लॉक्स को इसी सिमिलर टाइप की ऑक्शनिंग के लिए रखा गया था, जिसमें से 21 जो थे वो नो गो की लिस्ट में चले गए थे। कहा यह जा रहा है कि करंटली जो इंडिया है अपनी कोल की जो कोल को एक्सट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है ना उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर रहा है। 2015 में जो ऑक्शनिंग की गई थी हमारी, यानी कि 49 की जो ऑक्शनिंग की गई थी उसमें से 60% 67% ऐसे हैं जो अभी तक ऑपरेशनल है ही नहीं। इशू क्या था, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने बैन कर दिया था माइनिंग करना थिक फॉरेस्ट के एरियाज़ का, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं नो गो एरियाज़ की क्या होती है, तो 2009 के अंदर एनवायरनमेंट और कोल इंडस्ट्रीज ने डिसाइड किया था कि जो कंट्री के फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं इनको दो कैटेगरी में रखेंगे, गो और नो गो। गो का मतलब होता है कि यहाँ पर आप कोल माइनिंग कर सकते हो, नो गो का मतलब होता है कि थिक फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ की फ्लोरा और फोना बहुत डिस्टर्ब होगा, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होगी, तो इसके ऊपर हम कोल माइनिंग नहीं करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है इसका एम है कि किस तरीके से हम लोग फॉरेस्ट एरियाज़ को प्रायोरिटाइज करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंडर। बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है इसको कि इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है और इनको मैंडेट किया है, ना ही इनको फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2003 के अंदर मैंडेट किया गया है। ठीक है, 20 अगस्त के टॉपिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ ओडिशा टू गिव फेसलिफ्ट टू द 11th सेंचुरी लिंगराज टेम्पल। क्यूरेटिव पिटिशन क्या है, डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और व्हाट इज़ वैक्सीन नेशनलिज्म। 5 टॉपिक्स हैं, काफ़ी छोटे हैं, जल्दी हो जाएंगे। देखो अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो मैंने अभी एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है कि आपको जिस भी टॉपिक में डाउट हो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। मैं उसको रीड करके और जब भी मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो के लास्ट में मैं आपका डाउट ऐड कर दूंगा और आपके कमेंट पे जाके मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि मैंने आपका जो डाउट था किस डेट की कौन सी वीडियो में क्लियर किया, तो आपको वहाँ तक पहुँचने में आसानी होगी। मैंने पहले 2-3 बार किया और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस चीज़ का, तो मैंने सोचा इसको कंटिन्यू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा जीएस पेपर 1 का है। ओडिशा की गवर्नमेंट ने कहा है कि 11th सेंचुरी का जो लिंगराज का टेम्पल है उसको वो फेसलिफ्ट करना चाहते हैं, रीडेवलप करना चाहते हैं उस एरिया को। जीएस पेपर 1 के अंदर आता है आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। उनका जो 350 साल पहले का जो स्ट्रक्चर का जो स्टेटस था ना उसी को दोबारा लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली वहाँ पर बिंदु सागर लेक और वहाँ पर जो रथगढ़ एरिया है उसके बीच में ना पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था 350 साल पहले, लेकिन अभी वहाँ पर कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। तो एक्चुअल में वो ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं ताकि ये पहले वाला जो सिचुएशन थी, पहले वाला जो स्टेटस था वही आ जाए। इस एफर्ट से फ़ायदा क्या होगा, एक स्पिरिचुअल और इकोलॉजिकल एम्बियंस क्रिएट होगा लिंगराज टेम्पल के आसपास। लिंगराज टेम्पल शिवा लॉर्ड को डेडिकेटेड है और ओडिशा के जो वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स में से एक है। इसे सोम वंश के राजा जजाति केशरी ने बनाया था, रेड स्टोन में बना हुआ है और ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर अबव द श्राइन जो होता है इसको बोलते हैं रेख देवला, ठीक है। ये होता है गर्भगृह, श्राइन बोलते हैं। गर्भगृह वो जगह होती है जहाँ पर डीटी को प्लेस किया जाता है। डीटी मतलब जो आपकी स्टैच्यू होती है या फिर उस जो भी आप जिसको भी आप लॉर्ड मानते हो, ये होता है खाकरा देउला, ठीक है। ये होता है पिदा देउला। ये कमोडिटीज़ वगैरह होते हैं, हॉल्स वगैरह होते हैं और ये एक्सेस जो होता है ये वेस्ट ईस्ट की तरफ होता है। ये होता है कलिंग आर्किटेक्चर का स्टाइल, ठीक है। तो ये जो है टेम्पल जो है ये बिंदुसागर लेक के नॉर्थ में लोकेटेड। अब आपको बिंदुसागर लेक पता होना चाहिए उड़ीसा के ऊपर, मैप के अंदर आपको इसकी लोकेशन के बारे में एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए क्योंकि ये ज्योग्राफी में आपसे पूछा जा सकता है। अगर बात करते हैं सोमवंशी डायनेस्टीज़ की, तो बिलीव ये किया जाता है कि सोमवंशी डायनेस्टी ने इसको बिल्ड किया था, लेकिन बाद में गंगा रूलर्स ने भी कुछ इसमें एडिशन किए थे। जैसे इसमें विष्णु की जो इमेज है, ठीक है ना, वो माना जाता है कि गंगा रूलर्स ने ऐड की थी, जिन्होंने 12th सेंचुरी के अंदर जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है वो भी बनाया था। देवला स्टाइल क्या होता है, ये टेम्पल जो है लिंगराज टेम्पल ये देवला स्टाइल में बनाया गया है। देवला स्टाइल जो ओडिशा का लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर बोलते हैं कलिंग वाले कोई। जैसे विमान हो गया, स्ट्रक्चर जिसके अंदर सैंक्टमन होता है उसको बोलते हैं विमान। जगमोहन असेंबली हॉल को बोलते हैं, नट मंदिर फेस्टिवल हॉल को बोलते हैं, भोग मंडप होता है जहाँ हॉल ऑफ ऑफरिंग्स होता है। हर एक की हाइट जो होती है ना पिछले वाले से आगे बढ़ती जा रही होती है। ये टॉपिक कई बार आता रहता है, हम लोगों ने पहले कई बार किया हुआ है। नागर स्टाइल क्या होता है, द्रविड़ स्टाइल क्या होता है। देवला देख लिया, कलिंग देख लिया, किसने बनाया ये देख लिया। नागर और द्रविड़ स्टाइल क्या होता है ये ज़रा देख लेते हैं।
जो बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है ना नागर स्टाइल में और द्रविड़ स्टाइल में, वो होता है नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स को हम नागर स्टाइल में बनाते हैं और साउथ इंडियन टेम्पल्स को हम द्रविडियन स्टाइल में बनाते हैं। अगर हम बात करें नागर की तो यहाँ पर मल्टीपल टावर्स होते हैं और मल्टीपल शिखर होते हैं, लेकिन वही साउथ इंडियन के अंदर सिंगल टावर होता है, सिंगल शिखर होता है। अगर ये टॉपिक आपको डिटेल में समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअल में ये स्टैटिक का टॉपिक है, तो जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया होगा एनसीईआरटी से और नितिन सिंघानिया से, उनको ये टॉपिक समझने में आसानी नहीं होगी, उनके लिए बस एक रिवीजन के तौर पे होगा। मेजर डिफरेंस की बात करते हैं तो जो टेम्पल्स लोकेटेड होते हैं नदर्न इंडिया में नागर के अंदर, उनको बोलते हैं हम नागर स्टाइल, और साउथ इंडिया में बोलते हैं उसको द्रविडियन स्टाइल। इसके अंदर मल्टीपल शिखर्स होते हैं, नॉर्थ वाले में यहाँ पर सिंगल शिखर होता है, यहाँ पर नागर में मल्टीपल टावर्स होते हैं, वहाँ पर सिंगल टावर होता है। नागर स्टाइल जो होता है वहाँ पर सेंट्रल टावर होता है ना, वो थोड़ा सा कर्वीलिनियर शेप का होता है, लेकिन द्रविडियन के अंदर सेम चीज़ होती है, पिरामिड शेप में होती है। नागर स्टाइल के अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट होता है उसका शिखर होता है, और द्रविडियन के अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंट होता है वो उसका गोपुरम होता है। नागर के अंदर जो एंट्रेंस होता है ना सेंक्टम का, जैसे वहाँ पर गंगा यमुना रिवर्स को डिपिक्ट किया जाता है पर्सोनिफाइड फॉर्म के अंदर, और यहाँ पर ये लोग बनाते हैं द्वारपाल्स को एंट्रेंस के ऊपर। नागर स्टाइल के अंदर टेंपल की बाउंड्रीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन द्रविड़ के अंदर बाउंड्री होना टेंपल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। द्रविड़ के अंदर जो पेडेस्टल होता है वो ग्राउंड से एरिया थोड़ा सा ऊपर होता है, पेडेस्टल मतलब थोड़ा सा उठा हुआ एरिया जो होता है एंट्रेंस के पास का, लेकिन द्रविडियन के अंदर जो पेडेस्टल होता है वो बिल्कुल ग्राउंड सरफेस के पास होता है। नागर में जो डीटीज़ होते हैं यानी कि जो देवतागण होते हैं उनको मंदिर के अंदर बैठाया जाता है, द्रविडियन के अंदर उनको बाहर रखा जाता है। ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे। आगे चलते हैं, जीएस पेपर 2 का पार्ट है क्यूरेटिव पिटिशन क्या है। ये आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स इवोल्यूशन फीचर अमेंडमेंट्स के अंदर। रिसेंटली आपको पता होगा, मैंने आप लोगों को पिछले भी वीडियोज़ में करवाया था, जो प्रशांत भूषण का कोर्ट में केस चल रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को गिल्टी ठहराया है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, जो उन्होंने ट्वीट किए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे के अगेंस्ट और जुडिशरी के अगेंस्ट। अब प्रशांत भूषण जी से पूछा गया है, जो प्रशांत भूषण है उन्होंने पूछा है कोर्ट को बोला है कि जो उनको पनिशमेंट दी गई उसको थोड़ा सा डेफर किया जाए, उसको पुट ऑफ किया जाए जब तक उनका रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं होता और डिसाइड नहीं होता। प्लस में उन्होंने सबमिट किया है कि जो रेमेडी होगी क्यूरेटिव पिटिशन की वो भी उनके लिए अवेलेबल है, उसको भी ट्राई करना चाहेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि प्रशांत भूषण जी क्या कर रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानना क्यूरेटिव पिटिशन होता क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट था पहली बार इवॉल्व होकर आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा और अनदर केस 2002 का। क्वेश्चन था कि जो एग्रीव्ड पर्सन होता है, ठीक है ना, क्या उसको कोई रिलीफ मिली है फाइनल जजमेंट के बाद या नहीं, ठीक है ना, क्यों, तो जो डिसमिसल हो जाता है उसके रिव्यू पिटिशन का, उसके बाद भी क्या वो कुछ कर सकता है अगर वो अभी भी एग्रीव्ड है तो कोर्ट ने एक लैटिन मैक्सिम का यूज़ किया था, एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेवेबिट, जिसका मतलब होता है एक एक्ट ऑफ कोर्ट जो होता है ये किसी की तरह भी प्रेजुडिस नहीं करता, यानी किसी में भेदभाव नहीं करता है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू फोल्ड्स होते हैं। पहली बात तो कि जस्टिस का मिसकैरेज ना हो, उसको अवॉइड करना, ठीक है, इस बात को, प्लस में प्रोसेस के अंदर कोई अब्यूज़ ना हो, इन दोनों को ध्यान करने का। तो इसी चीज़ का यूज़ करते हुए उन्होंने ये प्रोविजन लेके आए थे। कॉन्सेप्ट है जो क्यूरेटिव पिटिशन का, ये हमारे आर्टिकल 137 में मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। प्लस में ये प्रोवाइड करता है कि किसी भी मैटर ऑफ लॉज के अंदर आर्टिकल 145 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि अपने खुद के जजमेंट को वो रिव्यू कर सकता है जो भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया। प्रोसीजर क्या होता है, क्यूरेटिव पिटिशन को फाइल करने के लिए जो रिव्यू प्ली होती है ना, पहले उसका डिसमिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिव्यू प्ली फाइल की है, ठीक है ना, और जो वो डिसमिस हो गई है तो आप क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर सकते हो। प्लस में आपकी क्यूरेटिव पिटिशन को एंटरटेन करना है या नहीं, वो ये बात देखी जाती है कि किसी तरीके से जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं कहीं वो वॉयलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो दिखाई देंगे वॉयलेट होते हुए, तभी आपकी क्यूरेटिव पिटिशन को एंटरटेन किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो प्लस में ये रेयर केस में होनी चाहिए, रेगुलर नहीं हो सकती है, ये रेयर होना चाहिए बहुत। क्यूरेटिव पिटिशन को पहले सर्कुलेट करते हैं, एक बेंच ऑफ कोर्ट के पास जाती है, इसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, उसके पास नहीं जाएगी जिन्होंने रिव्यू पिटिशन वगैरह को या फिर फाइनल जजमेंट जो डिक्लेयर किया था, उनके अलावा एक नए बेंच के पास जाती है। ठीक है, जब मेजॉरिटी ऑफ जजेस इस बात को कंक्लूड करते हैं कि हाँ भाई इस मैटर के अंदर दोबारा सुनवाई की जानी चाहिए, तभी वो सेम बेंच के पास दोबारा जाती है। जो बेंच होता है वो किसी भी टाइम के ऊपर एमिकस क्यूरे मतलब फ्रेंड ऑफ कोर्ट किसी को इनवाइट कर सकता है इस चीज़ में उनको काउंसिल करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। क्यूरेटिव पिटिशन जो है यूजुअली डिसाइड की जाती है जजेस के द्वारा एक चैम्बर के अंदर, अनटिल और अनलेस एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हो ओपन कोर्ट हियरिंग की। ठीक है, क्यूरेटिव पिटिशन क्या होता है, कौन फाइल करता है, डिफरेंस क्या होता है क्यूरेटिव रिव्यू के अंदर, ओवरव्यू ऑफ आर्टिकल्स, सारा हो गया। नेक्स्ट GS2 का हमारा टॉपिक है डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा। डोमिसाइल का मतलब है रेजिडेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशंस, डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कंटेक्स्ट क्या है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया है कि वो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो अपने खुद के स्टेट के लोगों के लिए, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, खुद के स्टेट के जो लोग हैं मध्य प्रदेश के, उनके लिए रिजर्व करना चाहती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठ रहे हैं फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी को लेकर इंडिया के अंदर।
इशू क्या है, उन्होंने कहा कि ये जो रिजर्वेशन आप करने की बात कर रहे हैं ना, इसका प्लेस ऑफ बर्थ से बहुत तड़न आता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन उठ रहा है, संवैधानिक सवाल उसके ऊपर उठाए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है? आर्टिकल 16 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, इस बात की गारंटी है। कानून के अंदर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बहुत मेजर है, ठीक है। और स्टेट को प्रोहिबिट करेगा कि स्टेट जो है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर और रेजिडेंस को लेकर। आर्टिकल 16 का क्लोज 2 बोलता है कि जो नो सिटीजन ऑन द ग्राउंड, किसी भी सिटीजन का रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डेसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस के ऊपर किसी भी तरह का कोई किसी को इनएलिजिबल नहीं बता सकता। ये नहीं कह सकती आप दिल्ली के तो आप मध्य प्रदेश में आके आपको जॉब नहीं मिल सकती है। ये आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 में मेंशन है। इसके अलावा एनेबलिंग प्रोविजंस और क्या क्या हैं? देखो, आर्टिकल 16 एनेबलिंग प्रोविजन का मतलब है कि इस बात की हामी कौन दे रहा है कि हाँ ये ऐसा कर सकते हैं। आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पर एक एक्सेप्शन मिलती है कि, ठीक है ना, कि एक्सेप्शन केसेस के अंदर आप रेजिडेंट्स जो होते हैं उनको जॉब दे सकते हो। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि वो पावर भी सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, वो पावर स्टेट के पास नहीं है। तो वो कहना चाह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट क्यों करता है डोमिसाइल रेजिडेंस के बेस के ऊपर ये जो रिजर्वेशन है इसको क्यों अलाउ नहीं करता। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इंडिया अपने आप के अंदर एक नेशन बना था जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जोग्राफिकल यूनिट्स को, इंडिविजुअल प्रिंसिपैलिटीज़ को हम लोगों ने यूनाइट करके एक सिंगल नेशन को बनाया था। तो जो हमारा यूनिवर्सिटी और इंडियन सिटीजनशिप का जो आइडिया है ना, वो यूनिवर्सल है बहुत ही ज़्यादा। इंडिया की एक बहुत ही कॉमन सिटीजनशिप है जहाँ पर हमारे पास आज़ादी होती है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इजीली जा सकते हैं, कंट्री के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। हमको बार बार प्लेस ऑफ बर्थ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है कि किसी भी जगह पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इन रिजर्विंग जॉब्स फॉर लोकल्स को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट में रूलिंग की है, इस तरह की रिजर्वेशन के अगेंस्ट में, स्पेशली प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, रेजिडेंस को लेकर। उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। 1984 के अंदर एक रूलिंग आई थी डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की, जो इशू था लेजिस्लेशन का। वहाँ पर सन्स ऑफ सॉइल को डिस्कस किया गया था, ठीक है। सन्स ऑफ सॉइल का मतलब आप जिस ज़मीन से, आप उसी ज़मीन के बिलोंग करते हैं आप उसको। कोर्ट ने एक्सप्रेस किया था अपना ओपिनियन कि इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं ना बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, लेकिन अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं किया था इस रूल को इस केस के अंदर, क्योंकि डिफरेंट एस्पेक्ट का था ये वाला जो केस था ना, ये राइट टू इक्वलिटी को लेकर ये डिफरेंट केस का था। इसी के तहत एक सब्सिक्वेंट रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1995 के अंदर। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एफर्म किया था, एफर्म करने का मतलब होता है अपनी सहमति दी थी कि प्रदीप जैन को कि वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी जहाँ पर 5% एक्स्ट्रा वेटेज दिया जा रहा था उन कैंडिडेट्स को जो तेलुगु में पढ़े हुए थे, जिनका मीडियम ऑफ रिस्ट्रिक्शन था। तो प्रदीप जैन को उन्होंने अफर्मेशन दी थी कि इसको स्ट्राइक डाउन करेंगे। 2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट टीचर्स का राजस्थान के अंदर, जो बेसिकली उन लोगों को दिया जा रहा था जो कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, और उस डिस्ट्रिक्ट जो था वो बहुत ही कंसर्न था वहाँ का रूरल एरियाज, इसलिए उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था। 2019 की बात करते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था। एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई थी यूपी के सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की, जहां पर उन्होंने थोड़ी सी प्रेफरेंस दी थी विमेन को, उनके ओरिजिनल रेजिडेंस यूपी को लेकर उनको रिजर्वेशन की, उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। तो वो कह रहे हैं कि कुछ स्टेट्स के पास अभी भी स्पेशल रिजर्वेशन क्यों है जॉब्स की, तो वो ये कहना चाह रहा है कि उनके पास पावर है। आर्टिकल 16 के जो क्लॉज 3 हम लोगों ने ऊपर बात की थी ना, इनेबलिंग प्रोविजन की, वो उसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट्स एज टू रेजिडेंस एक्ट, जहाँ पर उन्होंने बाकी सभी एग्जिस्टिंग रेजिडेंस के रिक्वायरमेंट्स को एबॉलिश कर दिया था। लेकिन चार स्टेट्स के अंदर उन्होंने एक्सेप्शंस दे दी थी, जैसे कि आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल प्रोटेक्शन होती है आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग। ये मैंने आप लोगों को रिसेंटली डिस्कस किया था, इसके अंदर मंथली जो कंपाइलेशन चल रही है हमारी विजन की, उसमें डिस्कस किया था ये 370 वाला स्टेटस जो है। एक्चुअली वहाँ पर भी जॉब वाले चल रहा था, वहाँ पर बात चल रही थी हरियाणा के अंदर जॉब दी जाएगी प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, तो वहाँ पर ये टॉपिक मैंने डिटेल में डिस्कस किया है 371 का, फिर नागालैंड वाला एटसेट्रा वगैरह। आंध्र प्रदेश को पास भी थोड़ी सी स्पेशल पावर है आर्टिकल 371 के क्लॉज डी को लेकर, कि किस तरीके से वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दे सकते हैं लोकल कैडर को कुछ स्पेसिफाइड एरियाज़ के अंदर। उत्तराखंड के पास ऐसे थोड़ा सा प्रोविजन है, वो उन्होंने लोकल्स के लिए कुछ जॉब्स को रिजर्व किया हुआ है, स्पेशली क्लास 3 और क्लास 4 की जो जॉब्स होती हैं, ठीक है। कुछ स्टेट्स इसके अराउंड गए, इस मैंडेट के अराउंड जो आर्टिकल 16(2) का है, उन्होंने लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था। जैसे अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु की, वहाँ पर उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि वहाँ का जो ऑफिशियल बिजनेस है ना, उसको कंडक्ट करने के लिए वहाँ की रीजनल लैंग्वेज को प्रेस्क्राइब किया गया है, इसलिए लोगों को वो रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ता है, तो उनको एक एडवांटेज वहाँ पे मिल जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। ये कवर होता है हमारे स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अंदर। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया था कि हम लोग एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाएंगे। इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी जो गवर्नमेंट जॉब्स को कंडक्ट करेगी। इनिशियली ऑर्गेनाइज करेंगे CET, ये स्क्रीनिंग करेगी। बेसिकली प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ही किया जाएगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। ध्यान रहना ये सिर्फ और सिर्फ प्री एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। मेंस एग्ज़ाम जो आपके होंगे वो आपकी मेन एजेंसी ही कंडक्ट करेगी। अभी हम लोगों ने 3 कमीशंस को टारगेट किया है, SSC, RRB और IBPS। अगर आप इनका कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका जो प्री टेस्ट होगा, इन तीनों का कॉमन प्री टेस्ट होगा। अगर आप प्री क्लियर कर लेंगे तो आपका जो स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। और उस स्कोर को यूज़ करके आप इसके बाद मेंस का एग्ज़ाम देंगे। फिर मेंस का एग्ज़ाम जो वो NRA नहीं करवाएगा। मेंस का एग्ज़ाम अगर आपका SSC का था तो आप SSC में जाओगे, RRB में जाओगे, ऐसे करके। पहले कब अनाउंस किया गया था? इसी साल जो बजट अनाउंस हुआ था फरवरी में, उसी टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया था। कंपोजिशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सवाल बिल्कुल आ सकता है आपका प्रीलिम्स के अंदर, 2020 में भी आ सकता है, 21 में भी आ सकता है। चेयरमैन जो होंगे उनको सेक्रेटरी की रैंक होनी चाहिए एटलीस्ट। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज हो गया, वहाँ से SSC, RRB, IBPS, यहाँ से भी वहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव होने ज़रूरी हैं। फंक्शन का क्या काम होगा? सिंपल सी बात है, सिर्फ इनको प्री एग्ज़ाम करवा रहा है कंडक्ट इनके लिए, ठीक है। और इसका जो स्कोर होगा ये 3 साल के लिए हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये अपनी रिस्पेक्टिव एजेंसीज़ में अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, इनके 3 लेवल के एग्ज़ाम होंगे, ग्रेजुएट लेवल का, 12th लेवल का और 10th लेवल का, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की जॉब है, किस लेवल की, ग्रेड ABCD, A का तो है ही नहीं, B C और D का है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसके बाद मेंस लेवल ये खुद कराएंगे। बाकी डिटेल्स की बात करते हैं, इनका जो स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। और ये इजी होगा हर एक कैंडिडेट के लिए, क्योंकि इसके बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जामिनेशन के सेंटर्स बनाए जाएंगे, तो आप लोगों को ट्रैवल वगैरह करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और अच्छी चीज़ ये कर दी है, अपर एज लिमिट तो रहेगी लेकिन नंबर ऑफ़ लिमिट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। आप कितने ही नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स दे लो, ये नहीं जैसे UPSC में नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स का भी लिमिटेशन होता है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी। प्लस में बहुत अच्छी बात यह है कि 12 लैंग्वेजेस में इसको कंडक्ट किया जाएगा। इस तरह की चीज़ की डिमांड उठी क्यों है? देखो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं ना, तो डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को डिफरेंट फ़ीस भरनी पड़ती हैगी मल्टीपल टाइम्स के अंदर, ठीक है। और लोगों को ट्रैवल बहुत करना पड़ता है डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए। उन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए इंडिया के अंदर ही 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चे होते हैं, हर साल एग्ज़ाम देते हैं और वैकेंसीज होती हैं 1.25 लाख। अगर मैं इसका आप लोगों को परसेंटेज बताऊँ ना, 1.2 लाख का 2.5 करोड़ का तो 0.5% होता है, यानी कि 0.5% वैकेंसीज़ के लिए तकरीबन 2.5 करोड़ लोग जो हैं एग्ज़ाम देते हैं। अरे यहाँ पर मैं आपको अपनी वीडियो के बारे में बताऊँ ना, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा ना, मैंने 13 मिनट की वीडियो बनाई है जिसमें UPSC के 2018 और 19 के अंदर कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसका कितना रेट ऑफ सक्सेस है। यहाँ पर तो 0.5 है ना, उसमें 0.1 है, इससे भी ज़्यादा कम। तो 13 मिनट की है, देख लेना। अभी 2 दिन पहले, कल ही तो अपलोड की थी मैंने वो। तो कुछ लोग तो इतने बेचारे डर गए थे, उन्होंने कहा कि हम तो अपनी तैयारी छोड़ देते हैं। इससे अच्छा डराने के लिए नहीं है, रियलिटी चेक कराने के लिए। इससे करके ध्यान में रख के करोगे तैयारी कि कितना ध्यान देना है। वैक्सीन नेशनलिज्म क्या चीज़ होती है? कंटेक्स्ट क्या है? इससे पहले कि ह्यूमन ट्रायल्स ख़त्म हों, फाइनल स्टेज पर पहुँचे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और US जैसी कंपनीज़ ने एक प्री परचेज एग्रीमेंट कर लिया है कोविड-19 की वैक्सीन के लिए उनके मैन्युफैक्चर के साथ। इसी चीज़ को बोलते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म। क्या होता है, काम कैसे करता है? देखो, वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब होता है कि एक कंट्री अपने डोजेज़ को सिक्योर कर लेती है एक मैन्युफैक्चर के साथ। यानी कि अगर आप इंडिया की बात करते हो, रशिया के अंदर कोई मैन्युफैक्चरर है, तो वो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंडिया उनसे पहले ही एक परचेज एग्रीमेंट बना लेगी कि भैया हम लोगों को 10 लाख डोजेज़ आपके चाहिए होंगे। तो ये बोलते हैं प्री परचेज एग्रीमेंट। बेसिकली आप अपने नेशन को सिक्योर करना चाहते हो, इसलिए आप ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हो। पास्ट में ऐसा हुआ है कि हाँ, 2019 का जो H1N1 फ्लू आया था ना, जो स्वाइन फ्लू आया था जिसका नाम दिया गया था, उसके लिए वैक्सीन बना दी गई थी। तो उसी में भी यही चीज़ हुआ था, ठीक है। उस टाइम पर ये एस्टिमेट किया गया था कि जो बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेज़ जो प्रोड्यूस किए जा सकते थे ग्लोबली वो थे 2 बिलियन। और उस टाइम पर अकेले US ने ही 6 लाख डोजेज़ को सिक्योर कर लिया था नेगोशिएट करके। तो क्या ये अच्छा है? क्या इसके एसोसिएटेड कंसर्न क्या होते हैं? देखो, हार्मफुल होता है, और क्योंकि इक्विटेबल एक्सेस नहीं होता, यानी कि जिनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। इक्विटेबल का मतलब ये होता है जितना चाहिए उतना लो। ये नहीं कि जनरल कैटेगरी में जितने भी बच्चे होते हैं सबको ही एक साथ डाल दो। जनरल कैटेगरी में भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जो सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर से बिलोंग नहीं करते हैं। प्लस में बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं कंट्रीज़ को जहाँ पर रिसोर्सेज ही बहुत कम है, जिनकी बार्गेनिंग पावर ही बहुत कम है। अगर आप बात करते हो भूटान की, अभी भूटान में रिसेंटली लॉकडाउन एक्सटेंड होना स्टार्ट हुआ है, अभी प्रेजेंट में 20 अगस्त के आसपास। तो वो ऐसी कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन ही 8-10 लाख की हैगी, ठीक है। अब वो आपको क्या लगता है, बार्गेनिंग पावर है उनके पास? बार्गेन कर ही नहीं सकते। इंडिया कर सकता है, रशिया कर सकता है, चाइना कर सकता है, US कर सकता है, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस सब कर सकते हैं।
तो ऐसी छोटी कंट्रीज़ जिनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, बार्गेनिंग पावर बहुत कम है, उनके लिए नुकसान होता है। प्लस में ग्लोबली अगर हम साउथ साइड की बात करते हैं तो साउथ साइड की जो कंट्रीज़ हैं ना उनको और एनीवे डिसएडवांटेज जाता ही है। उनकी जो पॉपुलेशन है ना, उनके पास पब्लिक हेल्थ गुड्स पहुंच ही नहीं पाते। अगर हम एक्सट्रीम की बात करें तो जो मॉडरेटली रिस्क पॉपुलेशंस हैं उनके पास इतना वैक्सीन का जो स्टॉक होता है वो पहुंच नहीं पाता। बेसिकली वेल्दी कंट्रीज़ जो होती हैं और वहाँ पर ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, तो किया जाना चाहिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बना दो, ठीक है, WHO को इंक्लूड करके, जो कोऑर्डिनेट करेंगे नेगोशिएशंस को किसी भी पॉइंट पेंडेमिक के बाद में या फिर उसके आसपास, या फिर कोई फ्रेमवर्क बना दो कि किसी भी पेंडेमिक से पहले अगर ऐसा कुछ होना होगा तो। प्लस इक्विटी एंटेल करनी जाए कि अफोर्डेबिलिटी कितनी होनी चाहिए और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास एक्सेस करने की। अभी क्या किया जा रहा है, अभी भी एक कॉलिशन हुआ है एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन का और गैवी का। इन्होंने कोवैक्स फैसिलिटी बनाई है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है अगले साल के एंड तक उन कुछ ऐसी लो मिडल कंट्रीज़ के लिए इन्होंने थोड़ी सी रिजर्व कर ली है। कितने? 2 बिलियन डोजेज़। गैवी के बारे में मैंने भी आप लोगों को मंथली कंपाइलेशन में पढ़ाया था, इसलिए बोलता हूँ हर एक कंपाइलेशन को पूरा पढ़ा करो, चीज़ें रिपीट होती हैं और ऐसे इंटरचेंज होती है तो आपको टॉपिक्स रिलेट करने आ जाते हैं।